किया है लास्ट जो सैटरडे संडे किया है उसमें कितनी प्रैक्टिस की है, कोई मुझे बताओ यार। कुछ ना कुछ तो किया होगा। ऐसा तो नहीं कि जितना मैं लाइट ले रहा हूँ सब्जेक्ट को उतना ही लाइट आपने भी ले लेना है। तो ये ना हो कि फिर आई कैप भी हमें लाइट ले ले कि कोई बात नहीं, ये तो लाइट लाइट चल रहे हैं तो हम भी इनको लाइटली ही पास करेंगे। जबरदस्त हो गया। एनपीवी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं पास पेपर्स वाले कि मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन किया है सिर्फ, या फिर एनपीवी कर लिया है का मतलब मैं ये समझूं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हाँ ठीक है, एक तो मेरे क्वेश्चंस हो गए ना, उसके अलावा पास पेपर्स के भी जरूरी हैं, बिल्कुल सकीना जो कह रही है। पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो से है ना वो निहायत जरूरी हैं, उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है, ये मैं बता दूं। मेरे क्वेश्चंस जो से है ना, मेरे क्वेश्चंस वो आपको सवाल शुरू करने में, सवाल के अंदर क्या क्या आता है और सवाल एंड करने में मदद करेंगे। लेकिन पास पेपर के क्वेश्चन जो है ना वो एक्चुअल सिनेरियो में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए वो देखकर आपको पता चलेगा कि आपने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किस तरह करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि सिर्फ मेरे क्वेश्चंस पे रिलाय करके हो जाएगा काम। मेरे क्वेश्चंस जो से है ना वो क्लास के एतबार से जो है ना काफी बेहतर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पास पेपर को आपने पीछे कहीं से नहीं रहने देना। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, उस दिन हमारी एक डिस्कशन चल रही थी। एक मिनट मैं जरा ये देख लूं कि कहीं हमारी क्लास जो है ना वो कहीं मिस ना हो जाए। बाद में बच्चे कहते हैं सर आप क्लास पढ़ा के खुद निकल जाते हैं और बाद में रिकॉर्डिंग हुई नहीं होती। ये जस्ट अ सेकंड। ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, मुझे बस कंफर्मेशन दे देना अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अब। हाँ जी, आ रही है भाई स्क्रीन शेयर। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। चलो जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। अच्छा, मैं उस दिन डिस्कशन कर रहा था आप लोगों से कैपिटल रैशनिंग के एतबार से, और वो जो है ना एज यूजुअल जैसा मेरे लिए जो एक नाइटमेयर होती है कि मुझे ऑनलाइन जो सा ना थोड़ा सा इशू रहता है हमेशा से कि कोई ना कोई मसला इसमें आया ही रहता है। लेकिन ये है कि फिर भी हम बहुत बेहतर जा रहे हैं पहले से। तो हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, और बात करते करते जो है ना क्लास खत्म हो गई थी। तो वो मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप लोगों को ना वो एक जाते जाते बस एक दिमाग को ठनका सा लगा दूं कि हाँ यार ये अब हमने अगले हफ्ते करना है। अच्छा, कैपिटल रेस्टिंग के बारे में ना मैंने छोटी सी बात ये बताई थी कि कैपिटल रेस्टिंग का मतलब होता है आसान अल्फाज में शॉर्टेज ऑफ फंड्स। फंड्स फंड्स कहते हैं, फंड्स कहते हैं अवेलेबल कैश को। अवेलेबल कैश जब मैं अपने इंटर में था ना, अवेलेबल फंड्स या फिर अवेलेबल कैश को कहते हैं जो बिजनेस करने के लिए होता है। तो ये जो फंड था ना, फंड, बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, मुझे इस फंड का मतलब नहीं पता चलता था। फंड क्या होता है, फंड क्या होता है, क्या होता है। मतलब हमें सर ने बोरोइंग कॉस्ट का चैप्टर करवाया था, बोरोइंग कॉस्ट का। ठीक है। उस बोरोइंग कॉस्ट के अंदर ना उन्होंने फंड्स का नाम या इस्तेमाल किया, और मुझे यही कंफ्यूजन था कि पता नहीं फंड्स किसको कहते हैं तो ये जो है ना छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें वक्त रहते आती है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल चीज भी हमें आती होती है और बहुत आसान चीज भी होती है, उसका हमें पता नहीं होता कि यार ये क्या चीज है। तो लर्निंग का प्रोसेस जो है ना वो हमेशा ही रहता है। ठीक है, तो फंड्स कहते हैं कैश को। अच्छा, जब भी एक बंदा जो है ना कारोबार कर रहा है ना, अगर ये कारोबार कर रहा है बिजनेस, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, तो जरूरी इसके अंदर जो इसने पैसा लगाना है ना, तो जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है, नहीं है कि इसके पास
हमेशा पूरे पैसे हों, पूरे पैसे हों, ठीक है? जब ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, तो हम चले जाते हैं कैपिटल रैशनिंग के अंदर, ठीक है? कैपिटल रैशनिंग। फिर हमें देखना पड़ता है कि एक बंदा, ये जो बंदा है, ये बंदा, मिसाल के तौर पे इसने 2, 3, 3 प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, प्रोजेक्ट्स, और उसमें ए है, प्रोजेक्ट बी है और प्रोजेक्ट सी है। सिर्फ अभी एग्जांपल समझो, ठीक है? ये प्रोजेक्ट्स हैं 3, ठीक है? उसने इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर ना टोटल पैसा इन्वेस्ट करना है, बिलफर्ज 50,000 रुपया, 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। अब जब इसके पास कैपिटल रेशनिंग होगी ना, यानी कि इसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगी, तो ये जिसको कहते हैं ना अन्य पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये फिर देखेगा कि मुझे ए ज्यादा फायदा दे रहा है, बी दे रहा है या सी दे रहा है। मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूं कि मेरे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी है ना, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी वो हिट हो जाए। समझ आई बात की? मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि अब मुझे एक एक चीज का जवाब आप लोगों ने देना है, एक चीज का जवाब आप लोगों ने देना है। अगर ये 50,000 रुपया है इसके पास, और ये शॉर्टेज ऑफ कैपिटल भी है, क्या इन तीनों प्रोजेक्ट्स में 50,000 लग जाएगा? मतलब ये तीनों प्रोजेक्ट्स 50,000 के ही होंगे? ये बता सकते हो? मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करूं, और हमारे पास 50,000 टोटल है, तो क्या इस 50,000 रुपए को हम पूरा पूरा इन्वेस्ट करेंगे? क्यों? नो क्यों? क्या ये पूरा 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 तो इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन क्या पूरा पूरा एबीसी को मिल जाएगा? कहने का मकसद ये है, मेरे सवाल का जो असल में लब्बे लबाब है ना, वो ये है कि अगर 50,000 आपके पास है और आपके पास कैपिटल रेशनिंग भी सामने आ रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं या तो प्रोजेक्ट ए को कम मिलेगा, या प्रोजेक्ट बी को, या प्रोजेक्ट सी को। समझ आई बात की? तो ये तीनों चीजें जो सी होती है ना, ये तीनों चीजें हमें देखनी है कि हमने अपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें हमें कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, अब वो कैसे पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा? उसके लिए हमें ना कुछ स्टेप्स फ़ॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप्स, ठीक है? ये माइकल जैक्सन वाले स्टेप नहीं है, ठीक है? ये हैं सिंपली हमारे जिसको कहते हैं ना कैपिटल रेशनिंग का क्वेश्चन करने के स्टेप हैं, ठीक है? पहला स्टेप, हमें जो-सा है ना एनपीवी गिवन होनी चाहिए। या तो गिवन होगी, गिवन, या फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ज़रा अभी ना क्वेश्चन को सिर्फ समझो, आज रिलैक्स होके पीछे बैठो, चाय-शाय पियो साथ-साथ, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? एनपीवी होगी, ठीक है? और या तो गिवन होगी या फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है? दूसरा स्टेप, हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होगा, ठीक है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक हो गया, ठीक है? तीसरा स्टेप, हमें देखना पड़ेगा कि ये सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग है या फिर मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग है। बताता हूँ अभी। अब यहाँ से 2 चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो गई कि हमें जो कैपिटल रैशनिंग है ना, उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक सिंगल पीरियड और एक मल्टी पीरियड। यानी कि अगर 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर शॉर्टेज है, सिंगल पीरियड कैपिटल रैशनिंग। अगर 1 साल से ज़्यादा यानी कि ईयर 1 के अंदर भी शॉर्टेज थी, ईयर 2 के अंदर भी 10,000 रुपया कम था, ईयर 3 के अंदर भी 4,000 रुपया कम था, तो फिर मल्टी पीरियड कैपिटल रैशनिंग, ठीक है? दोनों को सॉल्व करने का तरीकाकार भी अलग होता है, ठीक है? ठीक है? अच्छा, चौथा, फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है, एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। अभी सिर्फ इसको मोटा-मोटा लिखना है, मैं समझाता हूँ कैसे होता है, ठीक है? पीआई। अच्छा, फिर एक 5वां स्टेप इसका होता है। 5वां स्टेप होता है रैंकिंग। हमने रैंकिंग करनी होती है कि जी कौन-सा प्रोजेक्ट जो है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, कौन-सा प्रोजेक्ट कम कर रहा है।
रैंकिंग होती है हमारी बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जी भाई, समझ आ रही है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये जो तरीकाकार या स्टेप्स मैंने लिखे हैं, इनके बारे में समझ आ रही है? चलो जी, अगर तो समझ आ रही है तो अच्छी बात है। यहाँ पे हम दोबारा से देखते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से लो, ज्यादा प्रॉफिट, जो ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आयशा, थोड़ा सा लग नहीं रहा कि सवाल के जवाब में थोड़ी सी गड़बड़ है? हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जज करूंगा प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या मुझे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना चाहिए? अगर मुझे देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उसके लिए मुझे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना चाहिए? बेसिकली बेसिकली हमें देखना होता है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, हमें जब भी किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है ना, तो हमें उसके कैश फ्लोज देखने पड़ेंगे। कैश फ्लोज, ना कि प्रॉफिट। अगर कैश के इनफ्लोज ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लोज कम है, आउटफ्लोज अगर कम है, तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट जो है वो वायबल है, प्रोजेक्ट जो है वो वायबल है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमें कैश फ्लोज देखना देखना चाहिए। तो बात आपकी ठीक थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के एक्सपेक्ट से नहीं, कैश फ्लो के एक्सपेक्ट से। ठीक है, अच्छा, चलो जी, चलो, अच्छा, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा सवाल करते हैं, इलस्ट्रेशन एक बड़ी आसान सी। ठीक है, इलस्ट्रेशन करते हैं जी, एक आसान सी इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ना टोटल फंड्स जो से है ना, फंड्स अवेलेबल वो है 1 लाख रुपया। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स है ना, प्रोजेक्ट्स बिल्फर्स, वो है, चलो, सी है एक प्रोजेक्ट, एक डी है, ई है और एक एफ है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है। ये अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? ये ना समझना कि मैंने जवाब भी लिखना शुरू कर दिया और बाद में पता लगे कि सर ये जवाब नहीं था। ठीक है, इसमें मुझे चाहिए 40 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहाँ कह लो, चलो यहाँ पे 100 कर लेते हैं, यहाँ पे 50 कर लेते हैं, यहाँ पे चलो 60 कर लेते हैं। एक तो ये जो क्वेश्चन खुद से बनाना पड़ता है ना, ये एक बड़ी वो, चलो एक एनपीवी भी है। एनपीवी मैं आपसे कैलकुलेट नहीं करवा रहा, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं हो सकता। ठीक है, 35 कर लेते हैं एनपीवी पॉजिटिव में, 24 कर लेते हैं और 18 कर लेते हैं। अच्छा, अब मेरा ना आप लोगों से एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मासूमाना सवाल है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस डेटा की एनपीवी देखूं, तो क्या ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एलिजिबल नहीं है कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए? क्या ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स एलिजिबल नहीं है कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए? सिर्फ इतनी सी बात बता दो मुझे, प्लीज प्लीज बताओ, सब बताओ। नींद उड़ गई है हमारी अब उड़ गई है, अब जो होगा देखी जाएगी। पहले सोने नहीं दिया, एलिजिबल है। ठीक है, बिल्कुल सही जी सर, जी सर, एलिजिबल है, सही हो गया, शहादत मिलती जा रही है। ठीक है, आयशा की तरफ से शहादत नहीं आई अभी तक। अंबर, अंबर भी आज चुप चुप बैठी हुई है, पता नहीं उसको क्या हुआ है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। फंड्स लिमिटेड हैं, 2 पॉजिटिव एनपीवीज हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, फंड्स तो लिमिटेड हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन आइसोलेशन कह रहा हूँ, आयशा, मैं सिर्फ इन आइसोलेशन कह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ एनपीवी देखूं कि प्रोजेक्ट सी की एनपीवी बता रही है, प्रोजेक्ट सी सी की एनपीवी बता रही है 20 पॉजिटिव,
ये 35, ये 24, ये 18। तो क्या इन सब प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कर लेनी चाहिए? अगर आइसोलेशन में देखूं कि प्रोजेक्ट सी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। समझ आई? हम्म। ओके। फंड्स लिमिटेड है, दो पॉजिटिव, ठीक है ठीक है, अच्छा वही बात है। पॉजिटिव है सो वी कैन गो फॉर इट, बिल्कुल सही, ये जवाब चाह रहा था मैं, कि अगर फंड्स पॉजिटिव हैं तो बिल्कुल हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा यार, अच्छा मैंने ना एक आप लोगों को बताया था कि एक स्टेप है, यहाँ पर अगर मैं दोबारा से वापस जाऊं ऊपर, मैंने कहा एनपीवी गिवन या कैलकुलेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेट, ये हमें गिवन है, ठीक है। सिंगल पीरियड या मल्टी पीरियड, अभी यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अज्यूम सिंगल पीरियड, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ऐसा ही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ। जी, कैलकुलेटर निकाल लो जी, कैलकुलेटर निकाल लो, किस तरह बनता है पहला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्या आएगा? कैलकुलेट करके बताओ। बता दो यार, खुदा का वास्ता बता दो। मुझे नहीं आता, आता होता तो मैं इतनी दफा पूछता ही ना यार। प्लीज बता दो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे आएगा? अच्छा सही है, 0.5, ठीक है चलो मान लेता हूँ। की बात है, कर लो ऐसे ही। ठीक है, कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 40 किया आपने जी। अगर ये ए है और ये बी है, तो ये बी डिवाइडेड बाय ए है, ऐसा ही है। 0.5। अगला, अगला भी बता दो यार प्लीज, प्लीज बता दो। हाफ फॉर फर्स्ट ईयर, अच्छा चलो हाफ फॉर फर्स्ट ईयर। बहुत एक वो जिसको कहते हैं ना कि एक सोफिस्टिकेटेड जवाब दिया आपने सकीना। ठीक है। अच्छा, अगला, अगला भी बताओ ना प्लीज। वो 7/20 ईयर। सकीना इसको वो पॉइंट्स में ले आओ ना, इतना कॉम्प्लेक्स अगर मैं करूंगा तो मैं इसको हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही, 0.35। हाँ जी, अगला, अगला 24/50। 24/50 आ जाएगा। ठीक है, 0.48 कर लेते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0.48। अगला, अगला अगला अगला, आजो 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 जल्दी से। आयशा प्लीज जल्दी, मैं जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे भी। 0.30 जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या आप लोगों की तरफ से साफ साफ जवाब है, मुझे ये बता दो। रैंकिंग, अच्छा जी। अच्छा चलो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गई है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप बिल्कुल आसान। लास्ट स्टेप रैंकिंग। रैंकिंग क्या होगी? रैंकिंग बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ रही है उसके आगे नंबर वन। हाँ जी, किसको, किसको नंबर वन डिक्लेयर करूं? कौन जीत गया? कौन जीत गया? बिल्कुल प्रोजेक्ट सी जीत गया। वन। हाँ जी। टू, टू कौन है? टू कौन है भाई? टू, बिल्कुल सही, टू ये है। हाँ जी। थ्री कौन है भाई? थ्री, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कौन है? तीसरे नंबर पे कौन आया? एम तो नहीं आ गया? प्रोजेक्ट एम? हाँ, प्रोजेक्ट एम तो नहीं आ गया? थ्री, चलो जी, ये फोर। लो जी जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गई। अच्छा अब देखना है, अब हमने एक ना मजे की चीज देखनी है, जरा ध्यान से समझना इधर, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने देखना है कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक जो सा है इनको प्रोजेक्ट्स को अरेंज कर दिया। अब कहने का मकसद ये है कि जितने भी पैसे हैं, सबसे पहले जितने भी पैसे हैं, जितने भी पैसे हैं, इनमें से सबसे पहले जो सा ना सी का हिस्सा है, ठीक है। सी घर का सबसे छोटा बच्चा है, इसलिए खाने में सबसे पहले खाना इसको मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर ना एक एजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है। एजम्पशन क्या है बताता हूँ। एजम्पशन ये है कि जनाब, एजम्पशन ये है कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसके अंदर
इसमें ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। डिविजिबल बताता हूं अभी क्या होता है डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब ये होता है, बिल फर्स्ट, डिविजिबल का मतलब ये होता है कि इसको तोड़ा जा सकता है। तोड़ा जा सकता है। क्या मतलब है बताता हूं अभी। अभी बस इसको जो सा है ना, आप लोगों ने इतना याद कर लेना है। अब देखो, अब यहां पर मैं वर्किंग में आ रहा हूं, ठीक है, वर्किंग फाइनल। अवेलेबल फंड्स कितने हैं? अवेलेबल फंड्स, सवाल का सर पैर देखना है, कहां से शुरू करना है। 1 लाख रुपया, ठीक है। सबसे पहले किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होना चाहिए? अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी हमारी एनपीवी, ठीक है। सबसे पहले प्रोजेक्ट सी के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट सी, ये कितनी है भाई, ये कितनी है? इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है? प्रोजेक्ट सी के अंदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये आ रही है ये 40 हजार कह लो, क्योंकि 40 है तो वहां पर मैंने उसमें किया हुआ है, ठीक है। और इसकी एनपीवी क्या है? एनपीवी इसकी 20 एनपीवी है, राइट। यहाँ पर 20 कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? दूसरी इन्वेस्टमेंट, दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट जानी चाहिए 50। प्रोजेक्ट ई, सही है। प्रोजेक्ट ई यहाँ पे आनी चाहिए 50 हजार, सही है। इसकी एनपीवी कितनी है? इसकी एनपीवी कितनी है? ये आ रही है जनाब 24। ठीक है। अच्छा, अच्छा मुझे अभी ये बताओ, 1 लाख रुपए में से, 1 लाख रुपए में से 40 निकल गया और 50 निकल गया, 90, 90 निकल गया। पीछे कितना बचा? 1 लाख रुपए में से, 1 लाख में से 40 निकल गया, 60 बचा, फिर 50 निकल गया, अब 10 बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या कोई 10 हजार वाला प्रोजेक्ट है? हाँ, एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट को तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को अभी हमने तोड़ा है, अब हम मजीद तोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या 10 हजार वाला कोई इन्वेस्टमेंट है? अच्छा, अगर मैं अपनी रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट को किया, यहाँ पे टू को किया, और यहाँ पर किसको आना चाहिए? थ्री को। थ्री को आना चाहिए, तो थ्री पे कौन है? प्रोजेक्ट डी है, राइट। प्रोजेक्ट डी है ना, ऐसा ही है। सी, ई और डी, प्रोजेक्ट डी को आना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जरा ध्यान से देखना है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट डी को आना चाहिए। मैंने अभी एक बात की कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स डिविजिबल है, डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट 100% है ना, और वो डिविजिबल भी है, तो हम इसको 10% भी कर सकते हैं, हम इसको 5% भी कर सकते हैं, हम इसको 20% भी कर सकते हैं, 90, 80, 70, जितने मर्जी परसेंट हम इसको चाहें हम इसको तोड़ सकते हैं। यानी के प्रोजेक्ट, अगर मैं इस गिवन सिनेरियो में देखूं, तो प्रोजेक्ट सी 100% हो रहा है, प्रोजेक्ट डी 100% हो रहा है, और प्रोजेक्ट ई की अगर बात करूं, सॉरी, प्रोजेक्ट ई 100% हो रहा है, ई, सही है ना। और अगर प्रोजेक्ट डी की बात करूं, तो फिर मैं वो कितने परसेंट कर सकता हूं? क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल फंड्स हैं, फिलहाल अवेलेबल फंड्स जो है मेरे पास, वो कितने बचे हैं? 10 हजार रुपया बचा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? इतनी बात समझ में आ रही है? यानी के अब जरा मैं इसको साइड पे ले जाने लगूं। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डी जो है, उसको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? प्रोजेक्ट डी को, 1 सेकंड यार, ये जरा मैं तार लगा लूं, जस्ट अ सेकंड।
हाँ जी। हाँ जी, बताओ भाई। प्रोजेक्ट डी को कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? इसको जरा साफ करके लिखते हैं ना, हमें समझ भी तो है कि कर क्या रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो भाई? ओके। प्रोजेक्ट डी को 100 चाहिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट डी को 100 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जबकि हमारे पास कितनी पड़ी हुई है? अगर मैं यहाँ पर आऊँ और प्रोजेक्ट डी को देखूँ, प्रोजेक्ट डी जो है उसको 100 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल हमारे पास हैं 10। तो अगर ये डिविजिबल प्रोजेक्ट है, अगर ये डिविजिबल प्रोजेक्ट है, तो हम जो सा है यहाँ पे प्रोजेक्ट डी लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ 10,000 माइनस करेंगे। ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास पैसे ही इतने पड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर टोटल करूँ, तो यहाँ पे मुझे जरा टोटल लिखवाते हो कितना आता है? हाँ जी, कितना आता है? कितना आता है? कितना आता है? कितना आता है? जीरो आता है। ओए होए, ये जीरो क्यों आ गया? ये तो गलत नहीं हो गया? जीरो क्यों आ गया भाई? जीरो क्यों आ गया? जीरो क्यों आया है? और जीरो समझा दो भाई, क्यों आया है? जीरो क्यों आ रहा है? बात का भी तो जवाब दो। मैथ्स कर लिया, लेकिन वो नहीं मुझे बताया कि कॉमन सेंस क्या कह रही है। नेट हो गया। अच्छा, ये नेट कौन सा है? इंटरनेट? सारा फंड्स यूज हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जवाब है बेसिकली, कि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते हमारे सारे फंड्स यूज हो गए हैं। 1 लाख में से हमने 40 इधर इन्वेस्ट कर दिया, 50 इधर इन्वेस्ट कर दिया और 10,000 इधर इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, अब एक बड़ी मजे की चीज है। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि इसकी मैं एनपीवी कितनी लूंगा? एनपीवी कितनी लूंगा यहाँ पे? यहाँ गो, यहाँ पर आपने 40,000 की इन्वेस्टमेंट की और 20% उसकी, 20 उसकी एनपीवी लिख दी। 50,000 की इन्वेस्टमेंट की, 24 उसकी एनपीवी लिख दी। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे ऐथे, इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? क्या आना चाहिए? देखो, समझाता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी ना, प्रोजेक्ट डी के अंदर, प्रोजेक्ट डी के अंदर, पी डी के अंदर, वो थी 1 लाख रुपए की। कि आपने कितनी की? वी इन्वेस्टेड, हमने कितनी की? 10,000 रुपया। हमने टोटल इन्वेस्टमेंट का कितने परसेंट इन्वेस्ट किया? कितने परसेंट इन्वेस्ट किया? कितने परसेंट इन्वेस्ट किया, बताओ? ये तो कैलकुलेट बता सकते हो यार। कितने परसेंट इन्वेस्ट किया? बताओ, खुद बताओ। कितने परसेंट इन्वेस्ट किया हमने? 10% किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो, हमने क्या किया? हमने इस 10,000 को डिवाइड किया 1 लाख रुपए के ऊपर, ये जानने के लिए कि ये 10,000 इस 1 लाख का कितने परसेंट है। समझ आई बात की? तो ये बनता है 0.1%। ऐसा ही है। 0.1, सॉरी। हाँ जी, 0.1, 0.1। अब इसकी जो टोटल एनपीवी प्रोजेक्ट डी की कितनी थी? टोटल एनपीवी थे, ये थी जी 35, 35। इस 35 को, ये अगर 35 है, ये 35 हमारा 100% है। हमें कितना चाहिए? हमें कितना चाहिए? इक्वल टू, अगर 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करूं, तो कितना बनता है? 3.5 बनता है। अच्छा, अगर ऐसे समझ नहीं आई सर, ये आपने क्या साइंस लगाई है, चलो ऐसे देख लेते हैं। इसकी टोटल जो सी एनपीवी थी, टोटल एनपीवी अगर 35 थी, और हमने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0.1% निकाली है, 0.1, तो हम सिर्फ ये जो परसेंटेज, ये हमारी 0.1 आई ना, हम इसको 35 × 0.1 डायरेक्ट भी कर देंगे ना, तो 3.5 ही आएगा। ठीक है, समझ आई बात की? अगर कॉन्सेप्ट के एतबार से समझना तो ये है कि ये 35 जो है वो 100% इन्वेस्टमेंट है, और हमें सिर्फ 10% चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा 3.5।
हाँ जी, ये 3.5 किसी को समझ नहीं आया तो बताओ। बताओ बताओ बताओ, शर्म नहीं खानी। प्लीज मुझे बताओ। नहीं समझ आया तो मुझे बताओ, मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। हाँ जी, ओके की कॉल दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके ओके। ठीक है। अंबर आ गया, वाजिद आ गई, और कौन सकीना ने भी कर दिया है जी, आ गया। आयशा ओके। वसिया। जी जी। जवाब जवाब जवाब, मुझे सबका जवाब चाहिए। हाँ जी, आई जाओ। ये 129902, ये अच्छा नाम है, मैंने पहली दफा सुना है वैसे। लेकिन नाम मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा है। ठीक है। और आगे आगे, प्लीज प्लीज जवाब दो मुझे। समझ आ गया 3.5 कैसे आया? ठीक हो गया। 3.5, अच्छा। अब ये सब करने का मकसद क्या था? अब ये सब करने का मकसद क्या था? बोला। ये तो मैंने अपने ही सवाल के ऊपर कांटा फेर दिया। नहीं यार, नाराज है भाई। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अब ये सब करने का मकसद क्या है भाई? ये सब करने का मकसद ये है कि अब आप लोगों ने ना मुझे मुझे यहाँ पर ये मुझे टोटल एनपीवी बतानी है। टोटल एनपीवी कितनी बनी? 20, 24 और 3.5। 20 जमा 24 जमा 3.5, 47.5 हमारी एनपीवी बन रही है जी। 47.50 हमारी एनपीवी बन रही है। अच्छा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस सवाल की इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या आती है जी? कि अगर इफ द अवेलेबल फंड्स अवेलेबल फंड्स ऑफ 1 लाख रुपीज आर इन्वेस्टेड इन फॉलोइंग ऑर्डर विल गेट द मैक्सिमम एनपीवी आउट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। हाँ जी। और वो मैक्सिमम एनपीवी कितनी होगी हमारी? मैक्सिमम एनपीवी हमारी होगी 47.50। अच्छा। क्या यहाँ पर मैं एक बात करूं, यहाँ पर मैं अगर एक बात करूं, तो क्या हमने भी कौन कौन से सब्जेक्ट एक्सेप्ट किए हैं? सी, ई और डी। आप अपने पास ना, अपने पास प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट एफ और प्रोजेक्ट डी, ये करके देखना। क्या एनपीवी 47.5 से कम आती है? आएगी। ठीक है। सी एफ डी करके देख लेना, एफ डी सी करके देख लेना। ठीक है। ई और एफ खाली करके देख लेना, डी और ई करके देख लेना। आपको एनपीवी जो है ना 47.5 से कम ही मिलेगी। समझ आई बात की? ये मेरा आप लोगों से वादा है, अगर आप लोगों को इससे ज्यादा मिल गई ना, तो आपने मुझे कहना है कि सर नहीं, आपने जो सा ना हमें कोई ना कोई चीज जो सी है ना गलत कर दी है, और ये एनपीवी तो ज्यादा आ रही है। ठीक है। आपके फंड्स भी पूरे यूटिलाइज होने चाहिए, और आपकी एनपीवी भी मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो मुझे बताना। इसको आपने ना खुद करना है इस तरीके से कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल दी, रैंकिंग भी निकाल दी, लेकिन रैंकिंग को मत मानो। रैंकिंग को, इसको मत मानो। इसको मत मानना, और चेक करना कि क्या अगर मैं कोई और कॉम्बिनेशन लगाता हूँ या लगाती हूँ, तो क्या मेरी एनपीवी उससे ज्यादा आएगी या कम आएगी। तो आपने देखना है कि आपका 1 लाख रुपया भी पूरा कंज्यूम हो जाए, और उसके अंदर आपकी एनपीवी भी मैक्सिमम हो। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यहाँ तक। उसके बाद मैंने एक छोटा सा जो है ना, इसका एक रिवाइंड करना है। ठीक है। एक समरी सी बनवानी है। वो समरी बनवा के हम आज इसको वाइंड अप करेंगे, और कल हम इसके ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। हाँ जी। किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज आस्क, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। हाँ जी। सर इसमें टैक्स वगैरह इंक्लूडेड होगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? सही ना, देखो, यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम एनपीवी कैसे कैलकुलेट करनी है।
टैक्स वगैरह एनपीवी की कैलकुलेशन में इंक्लूड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर तो हम एनपीवी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट? नहीं नहीं नहीं, ऐसी फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं, फिलहाल तो कोई एडजस्टमेंट मेरे सामने नहीं आई। हाँ, अगर आई कैप चाहे कोई क्वेश्चन इस तरीके का बना दे कि उसको टैक्स की कैलकुलेशन के बगैर आप सॉल्व ना कर सकते हो, तो वो एक अलग अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर कॉमन सेंस लेकर हम चले, तो उसमें ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, हमारे पास एनपीवी भी गिवन है। हमने सिंपल इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करनी है, और हमने देखना है कि किस प्रोजेक्ट में पहले इन्वेस्टमेंट की जाए। समझ आई बात की? हाँ जी। किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़े। ठीक है जी। ठीक है। अब ये छोटी सी एक समरी है, प्लीज इसको जरा ना लिख लेना अपने पास, ये आपके समझ लो कि नोट्स ही हैं। ठीक है। अच्छा, दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं, कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग, ठीक है, ये दो तरह की होती है, सिंगल पीरियड, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टी पीरियड। ठीक है। ये हमारा जो, जिसको कहते हैं कि शॉर्टेज इन सिंगल पीरियड, ठीक है, और ये शॉर्टेज इन मोर देन वन पीरियड। ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? ऐसे डिविजिबल होते हैं, और इनडिविजिबल भी होते हैं। ठीक है। हम ये सारी प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है। अभी नहीं, आने वाले दिनों में। विजिबल होते हैं और इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, और डिपेंडेंट भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स हमारे पास स्केल अप भी किए जा सकते हैं बाय परसेंटेज, और स्केल डाउन भी किए जा सकते हैं बाय परसेंटेज। स्टेप्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनपीवी होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होनी चाहिए। इंडेक्स होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास रैंकिंग होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिंपली समरी होनी चाहिए कि हमने कौन से, वो सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग के साथ होते हैं रिलेटेड। सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बचपन में स्टैट्स के अंदर या क्यूएम के अंदर, जो भी सब्जेक्ट था आप लोगों का, जो पहला सब्जेक्ट था, ठीक है, उसमें हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम ग्राफ बनाते थे। वो ऐसे ग्राफ बनता था, और फिर हम एक फिजिबल एरिया डाउनलोड कर लेते थे कि जी ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे पता नहीं क्या है जो बचपन में हमें कभी समझ नहीं आई कि ये क्या था। वो ये था, वो बेसिकली ये था कि आपने जो मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग करनी है ना, मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग, ये मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग, उसके अंदर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू कैलकुलेट करना होता है कि हमारा कौन सा प्रोजेक्ट हमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। अच्छा, इस पूरे चैप्टर का, ऑल चैप्टर की या लबे लबाब क्या है कि इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमाइजेशन ऑफ
एनपीवी हमें चाहिए, चाहे वो सिंगल पीरियड है, चाहे वो मल्टी पीरियड है। हाँ जी। हाँ जी, किसी को कोई बात इसमें पूछने वाली है तो मुझे बताओ, मैं बता देता हूँ। समझ आई है? ये सबने बनाए हैं नोट्स। ये आप लोगों को ना क्विक समरी है। ये आप लोग जब उधर कर रहे होगे ना, क्या नाम है, रिवीजन कर रहे होगे, और फिर आपको चीजें वगैरह अगर भूल रही होंगी, तो यहाँ से आप क्विकली इसको रिवाइज कर सकते हो कि अच्छा मैंने इसके अंदर ये करना है, इसके अंदर ये करना है। ठीक है? प्रोजेक्ट्स डिविजिबल भी होते हैं, इंडिविजिबल भी होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं, स्केल अप भी किए जा सकते हैं, स्केल डाउन भी किए जा सकते हैं। समझ आई? सर ये ग्राफ पे मल्टी पीरियड वाली बात रिपीट कर दीजिएगा। देखो आप लोग जब आप क्यूएम का पेपर कर रहे थे या क्यूटी का पेपर कर रहे थे, तो उसके अंदर आप लोगों ने कोई लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे सवाल किए होंगे, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता था। लीनियर प्रोग्रामिंग में ये होता था, मैं बताता हूँ। आप इस तरह का ग्राफ बनाते थे, ये वाई एक्सिस आ जाता था, ये एक्स एक्सिस आ जाता था, ऐसा ही है, ये एक्स और ये वाई। ठीक है? और उसके बाद फिर आप इस तरह की कोई लाइनें लुइनें बनाते होते थे। इकोनॉमिक्स के अंदर याद है, आईसी का कर्व भी बनता था, और फिर ये इस तरह। ये बेसिकली सारी जो है ना, ये हवाई बातें नहीं थी। ये हवाई बातें नहीं थी। ये बेसिकली सारी इंटरडिपेंडेंट होती हैं बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के साथ, इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट के साथ। ये सारा कुछ कैसे हमने तरीके से करना है। हम ये क्वेश्चन करना ज़रूर सीखेंगे कि हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन करना कैसे है। फिलहाल सिर्फ इतना ज़हन में रखो कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ तब आना है जब हम मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग में चले जाएँगे। और होपफुली इसी वीक के अंदर आपका सिंगल पीरियड और मल्टी पीरियड दोनों ही हो जाएगा, और कल हम सिर्फ सिंगल पीरियड का एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम मल्टी पीरियड की तरफ ही जंप कर रहे होंगे। ठीक है? अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, अभी थोड़ी-सी एक बात कर लेते हैं, थोड़ी-सी एक बात कर लेते हैं डिविजिबल और इनडिविजिबल पे, ये इस एरिये पे, यहाँ पे बात करते हैं। डिविजिबल डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं? डिविजिबल डिविजिबल। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, जिसमें प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहे थे, सी, डी और ई, एफ थे। सी, डी और ई और एफ। मैंने कहा था कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ना, ये तमाम प्रोजेक्ट्स ये डिविजिबल हैं। ठीक है? डिविजिबल कहने का क्या मकसद था? इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ था? इसका फ़ायदा ये हुआ था कि जब आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उसमें से आपने 50 एक निकाला, ठीक है? 40 एक निकाला, ठीक है? और पीछे आपके पास बचा था 10,000 रुपया। वो 10,000 रुपया भी आपने इन्वेस्ट कर दिया था, भी इन्वेस्ट कर दिया था। ऐसा ही है? 10,000 भी इन्वेस्ट कर दिया था। क्यों? 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 क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट ई था ना, ये जो प्रोजेक्ट ई था, ये डिविजिबल था। इसको तोड़ा जा सकता था। उसने कहा था, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स असल में होते कैसे हैं? देखो, मैं मेरे पास ना ये था सी प्रोजेक्ट, ये डी, एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं ना, सिर्फ़ हवाई बात नहीं करते, और ये ई। मैंने क्या नाम है, एक ये था प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनाने का, बिल्डिंग, ठीक है? बिल्डिंग बनानी है। ये था घर बनाने का, ठीक है? और ये था दुकान बनाने का, दुकान। दुकान थी 2.5 मरले की, 2.5 मरला, ठीक है? मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है ना पूरा 50,000 लगाओ, और ये पूरी की पूरी जो-सी है ना, 5 मरले की दुकान है, 5 मरले की बिल्डिंग है, ये पूरी की पूरी बना दो। 5 मरला पूरा हो गया। घर बनाने गए, 10 मरले का घर था, ठीक है? हमने 40,000 उसके ऊपर भी लगाया, और 10 मरले का घर भी पूरा बना दिया। दुकान जब बनाने गए ना 2.5 मरले की, तो हमारे पास पैसे कम पड़ गए। हमारे पास पैसे कम पड़ गए। हमने कहा यार ठीक है, 2.5 मरले की दुकान अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है, ਅਸੀਂ घर भी बना लिया, बिल्डिंग भी बना ली है, ठीक है। अभी 2.5 मरले की पूरी दुकान नहीं बनाते, ठीक है। जब पैसे आएँगे ना तब देखी जाएगी, अभी 1.5 मरले की दुकान बना देते हैं। बाकी जगह को ऐसे ही छोड़ दो। तो ये अगर डिविजिबल अगर ना होता, फिर हमें ये 2.5 मरला पूरा ही करना पड़ना था। या तो करो या ना करो। समझ आई बात की? डिविजिबल नहीं है।
डिविजिबल ना होता उस सूरत में। तो अगर हम इसको 1.5 मरला बना लेंगे और बाकी 1 मरला भी छोड़ देंगे, तो ये डिविजिबल है। समझ आई बात की? वही समझ आई है। चलो एक आसान तरीके से समझते हैं, एक आसान तरीके से समझते हैं। ये है आतिफ, ठीक है। इसने पेपर देने हैं, एक इकोनॉमिक्स का पेपर देना है, एक FAR 1 का पेपर देना है, पता नहीं अब आप लोगों का क्या होता है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। और एक देना है टैक्स का पेपर देना है, ठीक है। मुझे ये बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि आतिफ टैक्स का पेपर भी दे दे, FAR 1 का पेपर भी दे दे, और इकोनॉमिक्स चूंकि तैयारी पूरी नहीं है तो आधा पेपर दे दे, आधा पेपर दे दे। दे सकता हूँ। आई कैप को मैं जाके कहूंगा कि सर प्लीज आधा पेपर आज ले लें, आधा कोई 6 महीने बाद ले लीजिएगा, मासूम सा आदमी हूं मैं, नहीं कर सकता। हाँ जी। हाँ जी बताओ, क्या मैं इकोनॉमिक्स का आधा पेपर दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, ठीक है। और सकीना कह रही है डिविजिबल इकोनॉमिक्स में। सकीना ये मुझसे पूछ रही हो कि मुझे बता रही हो? हाँ जी। आधा पेपर दे सकता हूँ कि नहीं, बस है ना, दस दो मनु। हाँ बता रही हूँ बिल्कुल। नॉट डिविजिबल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। हम इसका आधा पेपर नहीं दे सकते। नॉट डिविजिबल भाई, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। बिल्कुल सही है। समझ आई बात की कि डिविजिबल के अंदर आप आधी अधूरी चीजें कर सकते हो, 30%, 10%। जैसे हमने प्रोजेक्ट ई के अंदर हमने उसको 10% परफॉर्म किया था, इसलिए तो 0.1 आ रहा था। ये 0.1 क्या है, बेसिकली ये 10% ही है ना। समझ आई? तभी मैंने 35 को डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 10 किया था, या फिर 35 को मैंने डायरेक्ट 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया था। समझ आई बात की? क्योंकि डिविजिबल था। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो डिविजिबल नहीं होती। नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? बिल फर्ज हमारे पास हमारे पास एक पॉलिसी आ जाती है, सिंपल एक पॉलिसी आ जाती है। हमें हमारा मुआहदा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बिजनेस लॉ। वो कहता है कि भाईजान तुसी बिल्डिंग बनाना शुरू की थी ना, कि आप इसको बीच में नहीं रोक सकते, आपको इसको पूरा ही करना पड़ेगा। समझ आई? पिछले दिनों आतिफ असलम का एक कॉन्सर्ट हुआ था, याद है? आतिफ असलम का एक कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ जी, कॉन्सर्ट हुआ था। उसमें वो बेचारे ने, क्या नाम है, उसके वालिद साहब की डेथ हो गई थी, लेकिन अगले दिन उसको जाना पड़ा था कॉन्सर्ट करने के लिए। उसकी वजह क्या थी? एक तो प्रोफेशनल कमिटमेंट तो थी ही, प्रोफेशनल कमिटमेंट, ठीक है। दूसरा दूसरा ये था कि वो नॉन डिविजिबल था, वो उसको आधा अधूरा कर ही नहीं सकता था, उसको पूरा कॉन्सर्ट ही। वो ये कह सकता था कि जी मेरे तो घर में मसला पड़ गया, मैं आधा कॉन्सर्ट आज कर देता हूँ, या एक दो गाने अभी गा देता हूँ और फिर 6 महीने बाद गवा लेना बाकी, नहीं कोई चक्कर नहीं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको ऑब्टेन करने पड़ते हैं, जो कि नॉन डिविजिबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है डिविजिबल नॉन डिविजिबल पे तो मुझे बताओ, ठीक है। बैंक लोन या गवर्नमेंट ग्रांट पर कोई कंडीशन हो सकती है? क्या बात है, बड़ा एक वो जिसको कहते हैं ना कि एक टेक्निकल पॉइंट से आपने उठाया। खैर, अच्छा सवाल है। बैंक लोन या गवर्नमेंट ग्रांट पे कोई कंडीशन हो सकती है डिविजिबल नॉन डिविजिबल की? देखो, जब भी आप लोन लेते हो ना, तो उसके ऊपर आपको यूजुअली अगर देखा जाए ना, तो आप वो डिविजिबल ही होता है। मतलब आप लोन की वापसी कैसे करते हो? लोन की वापसी आप दो सूरतों में करते हो, ऐसा ही है। दो सूरतों में करते हो, एक आपका प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। ये तो पहले हाथ ही टूट गया, विजिबल हो गया, ऐसा ही है। गवर्नमेंट ग्रांट का भी यही होता है, गवर्नमेंट आपको इकट्ठे पैसे नहीं देती। उसकी गवर्नमेंट ग्रांट की सबसे बड़ी मिसाल जो सी होती है ना, वो रिफंड होता है। रिफंड, रिफंड होना तो वो आपको इकट्ठा नहीं देते, ठीक है। तो ये डिविजिबल ही होते हैं ज्यादातर। अगर क्वेश्चन में कह दे, क्वेश्चन अगर कह दिया ना, उसने खुद क्वेश्चन कह दिया, तो फिर वो उसकी अपनी मर्जी है। जैसे अभी देखो, मैं ये मुझे कल को कह देता है कि ठीक है यार, आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप इकोनॉमिक्स का आधा पेपर दे सकते हो। कल को कोई ऐसी स्कीम आ जाती है आई कैप की, क्योंकि आई कैप की स्कीम्स आ ही नहीं है, आपको पता है। तो अगर कोई इस तरह की स्कीम निकाल देता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? उसने कह दिया तो बस ठीक है। समझ आई बात की? तो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिविजिबल भी होते हैं और नॉन डिविजिबल भी। खैर, सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से मैंने कहा था, आपको क्वेश्चन के अंदर ना, आपको क्वेश्चन के अंदर डिविजिबल और नॉन डिविजिबल ही आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे बताया होगा कि डिविजिबल है और नॉन डिविजिबल है।
ठीक है। अच्छा, एक और बात करते हैं, छोटी सी करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं फिर। ठीक है। ये, अच्छा, अगर मैं इसको यहां से पकड़ूं और मैं अब इसकी बात करने लगूं, ये जी, ये हमारा स्केल अप और स्केल डाउन। स्केल अप और स्केल डाउन क्या होता है भाई? स्केल अप क्या होता है? आज हम स्केल अप और स्केल डाउन को ऐसे ही समझेंगे। स्केल अप और स्केल डाउन आज ऐसे ही समझेंगे। कल हम इसका सवाल भी करेंगे। स्केल अप का मतलब क्या होता है? कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो 100% तो हो गए, लेकिन उनको स्केल अप भी किया जा सकता है। स्केल अप भी किया जा सकता है। ये कैसी बात कर दी सर आपने? चलो इसकी कोई मिसाल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगेन, चलो मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा अजीब, ये मुझे आप लोगों की वजह से अपने आप को जो कुर्बान करना पड़ता है ना, ये बड़ी गलत बात है यार। ठीक है। मैंने एक घर बनाया मैंने एक घर बनाया, ठीक है। 4.5 मरले का घर, ठीक है, 4.5 मरला का घर बनाया, ठीक है। घर घर है। इस घर को बनाने में मैंने 2 फ्लोर्स बनाए, 2 स्टोरीज हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि ठीक है जनाब, घर बन गया। मेरे पास 50 लाख रुपया पड़ा हुआ था। बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि मेरा ना वो इस पैसों के अंदर घर बन गया, ठीक है। 50 लाख पड़ा हुआ था। और ये 4.5 मरले का घर बनाने के लिए ना, या 5 करोड़ कह लो यार, थोड़ा सा अमीर मुझे तसव्वुर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। 5 करोड़ मेरे पास पड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने इस 5 करोड़ रुपए में से ना 4.5 करोड़ रुपया लगा दिया। 4.5 करोड़ रुपया लगा दिया। और मेरा 4.5 मरले का 100% घर बन गया। 100% घर बन गया। अब ये मेरे पास 4.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, खर्च हो गया। 5 में से 4.5 निकल गया। 5 में से 4.5 निकल गया। मेरे पास 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है। 50 लाख रुपया ऐसे ही है। ये 50 लाख रुपया जो है ना, मैंने मुझे मजदूर आया, मजदूर इस मजदूर ने कहा इस मजदूर ने कहा कि भाईजान, ये जो 50 लाख रुपया आपके पास पड़ा हुआ है ना, इसने कहा कि भाई ना, चंगे वेले ही घर बना रहे हो ते अपना ਜਿਹੜਾ ना, ਤੁਸੀਂ अपने घर ਦੇ ਉੱਤੇ एक और कमरा पा लो। समझ आई? छत पे कमरा। इसने मुझे कहा कि यार ये 50 लाख रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, इतने से पैसे आपके पास हैं, आपका 100% तो कंप्लीट हो चुका है, 10% आपके और पैसे लग जाने हैं, आपका घर 110% हो जाएगा पायन। समझ आई बात की? बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मैंने जो अपना घर था ना, घर, वो 100% के बाद 10% और एनहेंस किया और उसको स्केल अप कर लिया। यानी कि ये प्रोजेक्ट ऐसा था जिसको स्केल अप किया जा सकता था। पूरा घर मैंने 4.5 मरले का बना लिया जब, तो मेरा घर तो कंप्लीट हो चुका है जो मैंने सोचा हुआ था, लेकिन मैंने उसके ऊपर 10% एक कमरा और डाल लिया, यानी कि मैंने इसको 110% कर लिया। समझ आई बात की? अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। वो किधर चला गया? ये मैं ही था अगेन, ठीक है। मैं घर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, 4.5 मरले का घर बनाना था, ठीक है। और 5 करोड़ मेरे पास था, ठीक है। लेकिन इस दफा मैंने बनाना था 4.5 मरले का घर डिफेंस में, ठीक है। जब डिफेंस में गया तो पता चला कि 4.5 मरले का घर जो है ना, वो कम से कम 8 करोड़ रुपए में बन रहा है। मैंने कहा यार मेरे पास तो 5 करोड़ रुपया है। तो ये मजदूर आया। मजदूर ने मुझे कहा भाईजान, मेरी गल सुनो, चंगे वेले घर बना रहे हो ठीक है, चंगे वेले घर बना रहे हो, ते जरूरी नहीं कि तुसी किन्ने रहने वाले लोग हो। मैंने कहा मैं तो क्या नाम है अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता हूँ, हम 3 लोग हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसने कहा कि क्या नाम है, आपको इतने बड़े घर की जरूरत ही क्या है? आप छोड़ो 4.5 मरले का घर, हले तुसी 3 मरले का घर बनाओ डिफेंस च, ठीक है। ते अपना काम स्टार्ट करो, जो पैसे आएंगे उस वक्त आप हमसे जो है ना, क्या नाम है, और घर बना लेना और 4.5 मरला पूरा कर लेना। मैंने कहा यार बात तो सही है, 100% मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन चलो अगर मैं 15% अभी नहीं बनाता और मैं 85% बना लेता हूँ, तो भी तो बात वैलिड है, क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत है। मेरे पास अवेलेबल फंड्स भी कम है,
कैपिटल रैशनिंग है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैंने अपने प्रोजेक्ट को स्केल डाउन कर लिया है। हाँ जी, समझ आई बात की? क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूँ? ओ भाई, क्या मैं अपनी बात समझा पाया हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से गुजर गई सारी बात? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, बस मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको जो सा ना सवाल के पर्सपेक्टिव से, अगर हम इसकी कल प्रैक्टिस करें, कल प्रैक्टिस करेंगे, कल प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है? तो हमारे पास जो है ना, ये डिविजिबल नॉन डिविजिबल स्केल अप और स्केल डाउन की एक अच्छी खासी एक एम्पल प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर हमारे पास ये जो थोड़े बहुत अनोमलीज आ रही है ना, ये भी क्लियर हो जाएगी कि इसको क्वेश्चन में कैसे डालना है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि हमने सिंपल क्या करना है। हमने, चाहे डिविजिबल है, चाहे नॉन डिविजिबल है, की है ये बात, ठीक है? स्केल अप है, स्केल डाउन है, हमने इन सब चीजों को देखना एनपीवी के पर्सपेक्टिव से है कि हमने एनपीवी पे भी उतनी ही परसेंटेज लगानी है। उसको अगर स्केल अप करना है तो एनपीवी बढ़ जाएगी, अगर कम करना है तो कम हो जाएगी। अगर डिविजिबल है तो उस तरीके से तोड़ देंगे, नॉन डिविजिबल है तो नहीं तोड़ेंगे। ये सारी चीजें हमने करनी है फिर, ठीक है? तो एनपीवी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। और हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है ये सब करने का? मकसद क्या था बताना जरा, मकसद क्या था? भूल तो नहीं गए मकसद? मकसद क्या है, पेपर पास करना? वो तो है ही। हाँ, एनपीवी मैक्सिमाइज करना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने हर वो तरीका करना है जिससे हमारी एनपीवी जो सी है ना, वो पॉजिटिव में रहे और मैक्स हो, मैक्सिमम एनपीवी हम इकट्ठी कर सकें। जी। किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो प्लीज डू आस्क मी, अदरवाइज मेरी तरफ से आज का लेक्चर जो सा है वो समाप्त हुआ जाता है। जी। सर, ये नोटिंग सेव करके ग्रुप में शेयर कर देंगे? जी मैं सर कर देता हूँ, हुक्म आपका सर, आंखों पे हो। और बताएं। ये मैं आपको अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर में। या समझ लो कि अभी क्या टाइम हुआ है यार, 2 घंटे दे दो यार, 2 घंटे में कर दूंगा। ये नोटिंग क्यों मांग रहे हो, खुद नहीं की? भाई मैंने मैंने नोटिंग सिर्फ वो उसके लिए देनी है, क्या नाम है, रेफरेंस के लिए। अगर तुम लोगों ने ये कहा ना कि ये नोटिंग मैं सर की देख के पढ़ लूंगा बाद में और फिर देखी जाएगी और खुद ना लिखा, तो मैंने आकर रजिस्टर को आग लगा देनी है। मैं बड़ा सीरियस हूँ इस मामले में। रजिस्टर करना है भाई, साथ साथ लिखना है खुद। सर एक साथ बैठकर करूंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन लिखना है, अपना रजिस्टर खुद बनाना है। मैंने पहले दिन कहा था, रजिस्टर अगर ना बनाया तो गड़बड़ है। ये बात ध्यान में रखना, समझ आई बात की? रजिस्टर ना बनाया तो कोई गारंटी नहीं है कि समझ आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी। और किसी का कोई सवाल? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो क्या हम क्लास एंड कर सकते हैं? बिल्कुल। नो सर, नो सर। जी सर, वो बना रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन अपना, बिल्कुल इसको जो है ना, जितना फोल्डर बना बना के सारा कुछ कर सकते हो, उतना इसको सेग्रीगेट करके रखना है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जो बीआईए सब्जेक्ट है ना, या बीएफडी सब्जेक्ट जब आगे जाकर भी आप पढ़ोगे, तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट कई चीजों चीजों में रिपीट हो रहा होता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली लेकर चलो तो आप देखो कि अभी तक हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13, राइट? उसके अंदर हमने कितना कुछ कर लिया, उसके अंदर हमने एनपीवी किया है, आईआरआर किया है, से पे बैक पीरियड किया है, उसके अंदर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टूल्स किए हैं, उसके अंदर फिर हमने ये कैपिटल रैशनिंग किया है, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन किया है। शुरू से लेकर एंड तक हम अभी तक एनपीवी ही कर रहे हैं। तो अगर आपने इसको सेपरेटली ना लिखा हर चीज को, तो एंड पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन कौन सा है और एसेट रिप्लेसमेंट का कौन सा है, एसेट रिप्लेसमेंट का कौन सा है, आईआरआर का कौन सा है। तो ये सब चीजों का ध्यान करना है, ठीक है ना? हाँ, ये पहले मैं चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये वाली टेंशन जो है वो फेस ना करनी पड़े, ठीक है? तो क्या नाम है, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम कल, सेम टाइम सेम वेन्यू। और इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होपफुली जो है ना वो खत्म हो जाएगा, अलोंग विथ थ्योरी। थ्योरी भी हमने इसकी साथ ही करनी है, ठीक है? चलो, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है भाई कल सबके साथ। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। इंशाल्लाह मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, हाँ। अच्छा जी, नो क्वेश्चंस। ठीक है, ओके सर, डन हो गया जी, डन हो गया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।